हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैक कैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू वन शॉट सीरीज। गाइस डू लेट मी नो आप लोगों के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। तो आरबीडब्ल्यूएम का हम लोग आज चैप्टर नंबर 24 मॉड्यूल डी चल रहा है। बहुत जल्दी आपका पूरा का पूरा आरबीडब्ल्यूएम रैप अप होने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप लोगों को देखना है क्लासेस तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो गाइस ये वीडियो किनके लिए फ्रूटफुल होने वाला है? तो जो लोग भी जैब का एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, इसलिए आप लोगों को देखना भी है। इट्स मैंडेटरी। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो आप अपने एक्स्ट्रा मनी का इस्तेमाल करते हो टू अर्न मोर मनी। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, उस 100 रुपए में से आपने 50 रुपए को कर दिया खर्च। नाउ आपके पास जो पैसे बचे वो कितने बचे? 50 रुपए बचे। अब इस 50 रुपए को रेदर देन आप अपने पास रखो। मुझे एक बात बताओ, इस 50 रुपए को मैं अपने पास रखती हूँ तो क्या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगा? ऐसा कुछ हो सकता है? कोई जादू का चिराग आने वाला है जो इस पैसे को 50 से 200 कर देगा? नहीं हो सकता ना। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 50 रुपए को रादर देन कि मैं आइडियल एक अकाउंट में रखे रहूं, मैं इसको इन्वेस्ट कर देती हूँ, राइट? जब मैं इन्वेस्ट करूंगी तभी तो मुझे 1 साल के बाद इसका अच्छा खासा, हो सकता है 200 रुपए मिल जाए, तो अच्छा खासा मुझे रिटर्न मिलेगा। तो अब मैं अपने सेविंग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने एक्स्ट्रा मनी का, सारे अपने ड्यूज एक्सपेंसेस को खर्च करने के बाद इस मनी का इस्तेमाल कर रही हूं अर्न करने के लिए मोर मनी। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा? नहीं आया होगा तो जरूर बताइएगा। अच्छा, सवाल ये आता है कि इन्वेस्ट कौन करता है? मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। करते कहाँ हो गाइस? इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं? तो हम इक्विटी शेयर्स में, यानी कि स्टॉक्स वगैरह में, बैंक्स के डिपॉजिट्स में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप गोल्ड, डेबेंचर, रियल स्टेट्स, बॉन्ड्स, इन सब में भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने मनी को ग्रो करने के लिए। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या है? एक इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि मुझे अपने रिटर्न को हाई करना है और रिस्क को रिड्यूस करना है। तो मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न, इसी के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं 50 रुपए आज इन्वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी कर रही हूँ कि ये 50 रुपए मेरा डूब जाए, ऐसा तो नहीं है ना। मैं चाहूंगी कि मेरे 50 का 100 हो जाए, 100 का 200 हो जाए और रिस्क मुझे ज्यादा देखने को ना मिले। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अगेन ये डिपेंड करता है एक कस्टमर के रिस्क एपेटाइट पे। अगर मुझे हायर, देखो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे हायर रिटर्न चाहिए ना, तो गाइस मुझे हायर रिस्क भी देखना पड़ेगा। तो रिस्क एंड रिटर्न इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद होना चाहिए, रिटर्न हाई मतलब रिस्क भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना रिस्क के आपको हायर रिटर्न्स मिले। ठीक है, देखो इसके अलावा भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के। जैसे आपको यहां पर लिखा है सेफ्टी, लिक्विडिटी, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो सेफ्टी का तो मतलब आपको पता ही है कि हमको सेफली इन्वेस्ट करना है सो दैट हमको रिटर्न अच्छा मिले। दूसरा लिक्विडिटी की बात की गई है, तो वेन एवर आई नीड दैट मनी ना, वो मनी मैं क्विकली निकाल सकूं, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, है ना। अब बात कर रहा है हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन आता है ना, तो परचेसिंग पावर जो होती है वो आपकी कैसी हो जाती है? परचेसिंग पावर मनी की घट जाती है। अब इस केस में आप बचने के लिए गोल्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, रियल स्टेट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो, ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको खुद को अगेंस्ट द लॉस ऑफ द परचेसिंग पावर ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसी को हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब तो पता है ना, आज टमाटर का दाम 100 रुपए है, तो 1 साल के बाद उस टमाटर का दाम कितना हो गया? 110 रुपए हो गए। तो 10 रुपए का क्या हुआ? बढ़ोतरी हो गई। तो ये क्या हुआ? इन्फ्लेशन हो गया। क्यों? क्योंकि जो परचेसिंग पावर थी मनी की, वो कैसी हो गई है? अब रिड्यूस हो गई है, क्योंकि अब 100 रुपए का चीज अब मुझे 110 रुपए में दे रहा है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, उससे बचने के लिए हम गोल्ड और रियल स्टेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर आगे चले, आगे देखते हैं। आइए, एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? कितने एलिमेंट्स होते हैं? एक होता है रिटर्न, एक होता है रिस्क, टाइम, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। बहुत सिंपल है। देखिए, अभी जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूं तो मेरा एक एक्सपेक्टेशन होगा ना कि मुझे एक अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। तो रिटर्न आपको बताता है कि अगर मुझे अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो
मेरे को ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है कि थोड़ा सेफ भी हो, ठीक है, और मुझे रिटर्न अच्छा खासा आए। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं यहाँ पर हो सकता है किसी ऐसे बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे लगाऊं जिससे मुझे पता है कि रिटर्न अच्छा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिटर्न। रिस्क, रिस्क का क्या मतलब होता है, तो रिस्क का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप ये चाहोगे कि अगर आपने 50 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो भाई वो 50 रुपए ना डूबे, ठीक है, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो हर एक कस्टमर का एक बेसिक डिमांड होता है कि रिटर्न अच्छी आनी चाहिए और रिस्क कम होना चाहिए। तो ये दोनों उसके बारे में बता रहा है। एक बोल रहा है टाइम। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं हो जाएगा, कोई अलादीन का चिराग नहीं आ जाएगा जो एक ही दिन में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके का फ्रॉडिंग तो होता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा ना टाइम मांगता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज फॉर फ्यूचर, नॉट इंस्टेंट रिटर्न। इंस्टेंटली आप चाहोगे कि आज 50 रुपए लगा रहे हो और कल आपको 100 रुपए मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका मनी ग्रो होता है। तो इन्वेस्टमेंट टाइम मांगता है। सेफ्टी की बात की जा रही है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमें ये एक ख्याल होता है कि अगर मैंने 50 रुपए मान लो इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा ना हो कि ये मेरा 50 रुपया भी डूब जाए। मुझे प्रॉफिट में लॉस होगा तो चलेगा, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं डूबना चाहिए। आप समझ रहे हो, जैसे मैंने 50 रुपए इन्वेस्ट किया तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो 200 रुपए मिलेगा, लेकिन मुझे 200 रुपए रिटर्न में नहीं मिले, मुझे मिले 100 रुपए। तो अभी आप मुझे बताओ, मुझे प्रॉफिट में लॉस हुआ, ये चलेगा मुझे, लेकिन मुझे मेरा भी पैसा डूब जाए ये नहीं चलेगा। तो इस सेफ्टी की भी हम डिमांड करते हैं, राइट। और लिक्विडिटी की बात की जा रही है, तो बेसिक है कि वेन एवर आई नीड मनी, या मुझे अगर दिखता है कि मैंने स्टॉक में कहीं पे पैसे लगाए हैं, अब वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या इतनी लिक्विडिटी है कि मैं क्विकली उसको सेल कर सकूं और कहीं और उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकूं। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये की एलिमेंट्स तो आपको पता चल गए होंगे कि किसको क्या बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा गाइज आप लोगों को। तो मई 2025 का एक क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न, मिनिमाइजिंग द रिस्क, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, या इंक्रीजिंग द करेंट कंजम्पशन। ये आपका गलत है, इंक्रीजिंग करेंट कंजम्पशन नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, जब हम किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एंटिटीज के मनी को मैनेज करते हैं, ठीक है, कोई लार्ज क्लाइंट है, कोई लार्ज इंस्टीट्यूशन है, उसके जब हम मनी को यहाँ पर मैनेज करते हैं सो दैट उनको एक बेटर रिटर्न मिल सके, उसको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं। तो बैंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज देती है अपने वेल्दी क्लाइंट्स को, जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एसेट्स है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, लार्ज अमाउंट ऑफ पैसे हैं, और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है सो दैट उनको एक बेटर अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज लेते हैं बैंक से, ठीक है। तो यही लिखा है, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग एन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट टू मीट देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल जो है क्लाइंट्स के, उनको मीट करने के लिए हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस देते हैं। यहाँ पर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आपको उनके पैसे को कैसे बैलेंस करना है, रिस्क और रिटर्न को, वो सारी चीजें आप यहाँ पे करते हो। तो मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड व्हाइल मैनेजिंग द रिस्क। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है एंड रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, विद इन अ टाइम पीरियड। तो कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट का टाइप होता है गाइस, तो बॉन्ड में, शेयर्स में, कैश में, म्यूचुअल फंड्स में, डिफरेंट डिफरेंट जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर रोल क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजर का, तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो क्लाइंट्स होते हैं ना, पहले तो उनको क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, एंड एज पर द क्लाइंट रिस्क एपेटाइट आपके पैसे को वो हैंडल करता है, पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर का काम ही यही होता है कि आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करना, ठीक है, यूजिंग योर मनी। देखो, तो पोर्टफोलियो मैनेजर कौन है, वो इंडिविजुअल है जो क्लाइंट के फाइनेंशियल नीड को अंडरस्टैंड करेगा। अब जैसे एक क्लाइंट है, वो कह रहा है, मान लो सीनियर सिटीजन है, उनके पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एसेट्स है, अब उन्होंने आपसे कहा कि मुझे रिस्क ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, मैं ज्यादा रिस्क में बिलीव नहीं करता, मेरे पैसे जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे नॉर्मल रिटर्न मिल जाए मुझे चलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पैसे डूब जाए।
कुछ इस तरीके से बता रहा है, तो अब आप पहले उनके रिस्क एपेटाइट को समझ लिए, आपको लगा कि इनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, तो लो रिस्क वाला बंदा है ये। अब उसके हिसाब से आप देखोगे कि कहाँ पे उनके पैसे को लगाना है, जहां पर रिस्क ना देखने को मिले, ठीक है। तो यही चीज आपको पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होता है। नाउ इन्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। अब आप क्लाइंट के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, काउंसिल करोगे, एडवाइस करोगे क्लाइंट को। अब जैसे सीनियर सिटीजन ने आपको बताया, तो आप उनको बता सकते हो कि सर आप बॉन्ड में लगा लो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगा लो, वहां पे आपको लो रिस्क है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। मतलब बहुत मैक्सिमम जब उनका है ही नहीं अपना, वो चाहते ही नहीं है मैक्सिमम रिटर्न, तो मिनिमम अगर चाहिए नॉर्मल तो यहाँ से मिलेगा। आप ऐसे बता सकते हो। मस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स यूनिक फाइनेंशियल गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखो, हर क्लाइंट एक जैसा तो नहीं होता ना, मैं आप सेम तो नहीं है, मेरा नीड अलग होगा, आपका नीड अलग होगा। तो सिमिलरली आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि टू कस्टमर्स आर नॉट सेम, ठीक है, एंड सो आर देयर डिमांड्स, तो उनकी डिमांड्स भी अलग होंगे, तो आपको उनको अंडरस्टैंड करके ही सर्विसेज देनी है। वैसा नहीं कि हर तरीके एक ही सर्विस सबको चिपका रहा है, ये नहीं करना है, समझ रहे हो। तो वही चीज लिखा है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो भी करता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का, बीइंग अ कस्टमर, कि इंक्रीज हो जाए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर अ टाइम। हम तो यही चाहेंगे, आज 50 रुपए लगाया है तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ के 200 रुपए हो जाए मेरे, ठीक है। अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैं तो चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ पर रिटर्न मिले। अगर 50 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है, मेरा सोच है कि 200 मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। अब उससे भी ज्यादा अगर मिल सकता है तो व्हाई नॉट, तो ये भी आप चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। इनहेंस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो, तो ये आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होते हैं ना पोर्टफोलियो को, उसको और ज्यादा इनहेंस करता है, आपके एसेट्स को इंक्रीज होने में, ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है। बैलेंस करने में रिस्क एंड रिटर्न को ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है। एलोकेट द फंड्स इफेक्टिवली अक्रॉस द डिफरेंट एसेट्स, तो हम क्या करते हैं बीइंग अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में ना हम कस्टमर्स के पैसे को लगाते हैं ताकि रिस्क उनका क्या हो जाए, डाइवर्सिफाई हो जाए। यहाँ पर हम एडजस्टमेंट भी पोर्टफोलियो में अलाउ करते हैं वेन एवर नीडेड। अब जैसे मान लो किसी स्टॉक में अपने पैसे लगाए क्लाइंट के, अब वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत उस स्टॉक से पैसे को निकालोगे और ऐसे जगह लगाओगे जहां से रिटर्न अच्छा है। तो यहाँ पे ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। सेफ गार्ड द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मार्केट रिस्क, तो आप मार्केट रिस्क से अपने पैसे को बचा सकते हो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ सेबी ने एक गाइडलाइन दिया है जिसमें सेबी ने यहाँ पर मैंडेटरी किया है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहता है इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट उनकी 50 लाख की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जितने भी वेल्दी कस्टमर्स होते हैं ना, एचएनआई कस्टमर, उनको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस देते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख की है। अब देख लो की एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 3 की एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। पहला है एसेट की एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है मनी को हम डिवाइड करते हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, कैश डिपॉजिट हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में हम पैसे को डिवाइड कर देते हैं। अब कोई क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, ठीक है, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है कोई बंदा, और वो आपसे कुछ बता रहा है कि आपको कैसे उनके रिस्क एपेटाइट को बेसिकली आपने समझा। अब आप क्या करोगे, 50 लाख का इस्तेमाल करोगे, तो इस्तेमाल करने के लिए आप पहले सोचोगे कि कुछ मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूं, कुछ मैं बॉन्ड में लगा दूं, या कुछ मैं स्टॉक में लगा दूं। तो स्टॉक में आपको पता है रिस्क ज्यादा है, तो कम लगाएंगे स्टॉक में। बॉन्ड में पता है कि आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा, तो कुछ पैसे यहाँ लगाएंगे, और कुछ एफडी वगैरह में रख देंगे, ठीक है, लिक्विडिटी पर्पस के लिए। तो आपने क्या किया, पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में मनी को डिवाइड कर दिया। नाउ बात कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन की। देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम सिर्फ एक ही सेक्टर में पैसे को नहीं लगाएंगे। अब जैसे मान लो आप सिर्फ आईटी सेक्टर में पैसे लगा रहे हो, एंड व्हाट इफ आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया सारे 50 लाख। अब कल को टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, डूब रही है, तो क्लाइंट के सारे पैसे डूब जाएंगे। इट्स बेटर कि आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में उनके पैसे को इन्वेस्ट करोगे। जैसे कुछ आईटी सेक्टर में लगा देंगे, कुछ आप बैंकिंग सेक्टर में लगा दोगे, कुछ हेल्थ सेक्टर में लगा दोगे। तो अलग अलग सेक्टर में आप जब पैसे लगाओगे, तो मान लो एक सेक्टर का पैसा डूबेगा, इतनी बुरी कंडीशन थोड़ी आ जाएगी कि सारे का ही सेक्टर खराब हो जाए, पूरी इकोनॉमी ही हिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आपको रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग जगह, अलग अलग सेक्टर्स में पैसे को इन्वेस्ट करना है, एक जगह पे नहीं करना है। बात की जा रही है रीबैलेंसिंग की। तो रीबैलेंसिंग का क्या मतलब है, क्लाइंट ने कोई ना कोई तो अपना नीड दिया होगा ना, उसने कहा होगा कि मेरा एक
डिमांड है कि मुझे इतना रिटर्न आना चाहिए और ये मेरा अपना पहला जो उसने ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपको गोल बताया था। तो हमको ये देखना है ना कि एज़ पर द क्लाइंट्स गोल चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा? रिव्यू करना होगा टाइम टू टाइम, फिर रीबैलेंस करोगे अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा होगा। तो जैसे मान लो आईटी सेक्टर में आपने कुछ पैसे लगाए, अब आप देख रहे हो कि आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्विकली क्या करना है? मॉनिटर किया आपने, ठीक है, मॉनिटर करते ही वहां से पैसे निकाल लिए, ठीक है, और किसी अच्छे जगह पे लगा दिया जहां से अच्छा उनको रिटर्न मिले। तो आपने क्या किया है? एडजस्टमेंट आप यहाँ पे करते रहते हो सो दैट कि एक्चुअल जो क्लाइंट का फाइनेंशियल नीड है, फाइनेंशियल गोल है, वहां तक हम फिर से पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो स्टॉक में आपने पैसे लगा दिए 60%, ठीक है, और बॉन्ड में आपने पैसे लगा दिए कस्टमर के 40%। एक साल के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद स्टॉक ना 75% इंक्रीज हुआ, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। अब इस केस में आपने देखा कि आप एनालाइज करोगे कि अभी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद स्टॉक के मार्केट गिरने वाले हैं। एक काम करते हैं, इसमें से फिर से 15% का जो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है उसको निकाल के बॉन्ड में लगा देते हैं सो दैट सेफ हो जाए। समझ रहे हो? तो हम ऐसे रीबैलेंसिंग कर सकते हैं अपने क्लाइंट के मनी को। यही चीज लिखी हुई है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नवंबर 2024 का क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? क्या होता है एक मेन ऑब्जेक्टिव? टू स्पेंड ऑल द अवेलेबल मनी क्विकली, खत्म कर देना है। टू सेलेक्ट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ड ऑन द इनकम, एज, टाइम होराइजन एंड रिस्क एपेटाइट। बिल्कुल यही सही है, बाकी मेरे को देखना ही क्यों है? जब एग्जाम में आपको आंसर्स पता है तो चारों ऑप्शंस पढ़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? जरा बताएंगे कौन सा एलिमेंट नहीं है? तीन होता है। एक होता है एसेट एलोकेशन, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन एंड तीसरा है रीबैलेंसिंग। अकाउंटिंग सर्विस की बात की गई थी क्या? नहीं ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2023 में पूछा था गाइस। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। कितने टाइप्स के आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होते हैं? चार तरीके के होते हैं। एक है आपका एक्टिव, पैसिव, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी। क्या होता है फटाफट समझते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि एक क्लाइंट का डिमांड होता है कि मुझे ना रिटर्न ज्यादा चाहिए, हाई रिटर्न चाहिए कंपेयर टू मार्केट। तो मान लो अगर किसी भी क्लाइंट का आपने निफ्टी 50 में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अब निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस है अगर वो 50% मार्केट का परफॉर्मेंस रिटर्न दे रहा है, तो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे मार्केट रिटर्न अगर 50% आ रहा है तो मुझे 100 से 200% का रिटर्न चाहिए। आप समझ रहे हो? आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है ये, कि आपको मार्केट से ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो उसके लिए वो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस लेगा, जहां पर यहाँ पर जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है फ्रिक्वेंटली बाय और सेल करते रहता है स्टॉक को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिस्क बहुत देखने को मिलता है। मैंने आपको कहा ही था जितना ज्यादा रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशंस करोगे वहां पे आपको रिस्क भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक्टिव पोर्टफोलियो में आपकी एक्टिवली आप बाई सेल करते हो ना सिक्योरिटीज को हायर रिटर्न्स के लिए, तो यहाँ पर रिस्क भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कस्टमर की डिमांड होती है कि नहीं ठीक है, 50 जितना मार्केट का जितना भी मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट में अगर रिटर्न 50% का आ रहा है तो मुझे 50% ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 100%। मतलब वो यहाँ पे ज्यादा रिस्क की बात नहीं करता है। वो नहीं बोलता है कि फ्रिक्वेंटली आप ट्रेड करो मेरे इन्वेस्टमेंट को, है ना, जो भी आपने इन्वेस्ट किया। वो कहता है नॉर्मल रखो। अगर निफ्टी 50 में मान लो इन्वेस्टमेंट किया किसी भी कस्टमर के पैसे को, ठीक है, तो अगर वो 50% मार्केट के कंडीशन के हिसाब से 50% का उसको रिटर्न आने वाला है, क्लाइंट इज हैप्पी। क्लाइंट को नहीं चाहिए कि फ्रिक्वेंटली ट्रेड करो। तो यहाँ पे रिस्क भी आपको लो देखने को मिलता है। तो इन लाइन होता है यहाँ पे विद द मार्केट ट्रेंड पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक आता है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसमें पूरा कंट्रोल पोर्टफोलियो मैनेजर के पास होता है, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल। यानी कि एक जो क्लाइंट है उसको उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक है, एज पर देयर नीड्स एंड गोल, ठीक है, यहाँ पर जो भी उनका टाइम पीरियड है उनके हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग, पैसे कहाँ लगाने हैं, कितने लगाने हैं, मतलब क्लाइंट ने पूरा का पूरा जिम्मा किसको दे दिया है? पोर्टफोलियो मैनेजर को। कहता है कि मुझे नहीं इतना दिमाग है, मैं इतना दिमाग नहीं लगा सकता, आप ही लगाओ। तो फुल कंट्रोल है, पूरी स्ट्रेटजी बनाना, सारा काम कौन कर रहा है यहाँ पे? पोर्टफोलियो मैनेजर। इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। बेस्ट होता है उन क्लाइंट के लिए जिनके पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है। अब भाई सब्सटेंशियल अमाउंट वाले क्लाइंट है आपके, ऑफ कोर्स उनके पास टाइम नहीं होगा, मनी तो होगा बट टाइम नहीं होगा। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं नॉलेज ही नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? पैसे इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो मैनेजर को बोलते हैं भाई तुम्हारा जिम्मा है, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि तुम पैसे मेरे कहाँ लगाओ, बस मेरा ये डिमांड है कि मेरे को रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, बाकी सब तुम्हारे हाथ में। तो फुल कंट्रोल किसका है यहाँ पे? पोर्टफोलियो मैनेजर का। इसलिए इसमें आपको हायर फीस देनी होती है, क्योंकि सारे डिसीजन तक, मतलब डिसीजन भी कौन ले रहा है यहाँ पे? पोर्टफोलियो मैनेजर ले रहा है, क्लाइंट नहीं ले रहा है। तो डिसीजन मेकिंग की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है।
ठीक है, तो उसको अपना एसेट समझ के पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। एक होता है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसमें ना एक पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ आपको एडवाइस देता है, सजेशंस देता है। अब आपको उस एडवाइस को मानना है, नहीं मानना है, टोटली क्लाइंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका फुल कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ सिर्फ आप यहाँ पर एडवाइस कर सकते हो, एज अ काउंसल आप बता सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा फुल जो है कंट्रोल किसका होता है यहाँ पे, खुद के क्लाइंट का होता है। क्लाइंट खुद डिसाइड करती है। तो आई होप आपको ये चारों ही समझ में आया होगा। बहुत बेसिक है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। बहुत बेसिक तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। नवंबर 2024 का एक क्वेश्चन करते हैं, विच टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओनली गिव्स सजेशंस एंड द इन्वेस्टर टेक्स द फाइनल कॉल। किसमें फाइनल कॉल इन्वेस्टर खुद लेता है, क्लाइंट खुद लेता है? देखो, एक्टिव में तो मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट से ज्यादा का रिटर्न चाहिए होता है, तो आउट परफॉर्मेंस की बात करते हो, ठीक है। डिस्क्रिशनरी में तो मैंने कहा कि फुल कंट्रोल पोर्टफोलियो मैनेजर का होता है, तो ये तो स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। पैसिव में मैंने कहा कि मार्केट का इनलाइन जो भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से यहाँ पे रिटर्न चाहिए, तो रिस्क भी कम देखने को मिलता है। एक्टिव में हाई रिस्क है। नॉन डिस्क्रिशनरी के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, आप सिर्फ एडवाइस करते हो, यू आर द एडवाइजर, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर, लेकिन जो इन्वेस्टर होगा वो फाइनल कॉल लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। समझते जाइए, पढ़ते जाइए, डाउट होता है तो पूछते जाइए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पीएमएस एज पर द सेबी गाइडलाइन। कितने कितने की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो मिनिमम 50 लाख होना चाहिए गाइस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 24 गाइस। होता है ये चैप्टर नंबर 24 यहीं पे खत्म। डू लेट मी नो किन्हीं को भी कोई डाउट होता है तो। बहुत जल्दी आरबीडब्ल्यूएम आपका खत्म हो जाएगा। बाकी अगर किन्हीं को भी पेड बैच की रिक्वायरमेंट है, यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ, यू नो मैं टॉपिक कैसे पढ़ाती हूँ। अगर आपको चाहिए पेड बैच तो आप एनरोल कर सकते हो। आपको पता है एनरोलमेंट भी कैसे करना है, हर बार मैं बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। नए लोगों के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ये जो फॉर्म का लिंक है ना, वो मेरे पेड बैच का एनरोलमेंट लिंक है। अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। 6 मंथ की वैलिडिटी है। दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग भी बना रखा है। कोई एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ना है तो भी उसके बैचेस चल रहे हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, इसमें फायदे क्या होते हैं? मैं तो एवरीडे आपको बोलती हूँ बैचेस मेरे 7 से 9 चलते हैं। इसके फायदे ये है ना कि वहां पर मैं आपको हर चीज स्ट्रक्चर्ड वे में देती हूँ। पहली चीज, हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद आपको 150 से 200 के क्वेश्चंस मॉड्यूल वाइज विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करती हूँ, जो लोग भी पेड बैच की क्लासेस लेते हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैं वहां पे सारी टॉपिक्स आपको बताती हूँ। फुल पीवाईक्यू मैं प्रोवाइड करती हूँ जो टिल नाउ एग्जाम्स में आ रखे हैं, ताकि स्टूडेंट्स का रिवीजन होता रहे। तो हर एक चीज मैं वहां पे देती हूँ, इसीलिए पेड बैच के आपके फायदे होते हैं। एंड इसलिए मैं एवरीडे कहती हूँ कि किन्हीं को लेना है तो ले लो। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें नहीं दी जाती है, मतलब मैं सारी चीजें आपको नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, चीजें लिमिटेड है गाइज, राइट। लेकिन आपके पेड बैच में ऐसा नहीं है। आप को पीवाईक्यू केस स्टडी न्यूमेरिकल सब सॉल्व करा के एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। गाइडेंस दिया जाता है कि बाकी सब्जेक्ट्स आप कहां से पढ़ोगे, कैसे प्रिपरेशंस करनी है, ईच एंड एवरीथिंग वहां डिटेल वे में बताया जाता है। तो किन्हीं को चाहिए गाइडेंस, पढ़ना है तो आप आ सकते हो, ठीक है। बाकी जो लोग यूट्यूब से क्लासेस देख रहे हैं, पहले तो आप गरिमा जैप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ मिलते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं से भी आप मुझसे 24/7 डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा होगा। लग रहा है तो फीडबैक देना ना भूले। आई नीड गाइज योर फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक। 2 मिनट का टाइम निकाल के फीडबैक्स देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है गाइज, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।